हेलो विद्यार्थियों, आइए देखिए आज हम लोग जिस बिंदु को लेकर के परिचर्चा कर रहे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है कि टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी को लेकर के आज से हमने कक्षाएं आरंभ कर दी हैं। इस संदर्भ में मैं आप लोगों को सबसे पहले पाठ्यक्रम से परिचित कराना चाहता हूं। देखिए, हिंदी टीजीटी हो या पीजीटी दोनों परीक्षाओं के लिए आप लगभग समान पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं। कुछ अंतर होता है, पीजीटी में कुछ सिलेबस ज़्यादा होता है, तो चूंकि विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इस चीज़ की जानकारी भी होती है, फिर भी मैं उनको एक जानकारी दे रहा हूँ कि हमारी प्लानिंग क्या है, किस तरह से हम आपको पढ़ावेंगे, कैसे कैसे वीडियोस आपके पास होंगे, कैसे कैसे पीपीटी कोई मैटर आपके पास पहुँचेगा, वो हम आपको बता रहे हैं। तो हमारा जो पहला बिंदु होगा वो इस पर परिचर्चा होगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर जब हम चर्चा करेंगे तो इसकी जो सबसे पहली लाइन होगी वो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, काल विभाजन एवं नामकरण पर होगी। और जब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन, काल विभाजन और नामकरण की हम चर्चा करेंगे तो ये पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा। यहाँ से हर बार परीक्षा में 2 से 3 सवाल, 4 सवाल तक जरूर मिल जाते हैं आपको सिर्फ एक टॉपिक से। फिर हम जब काल विभाजन करते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पहला कालखंड होता है उसे हम लोग आदिकाल के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, आदिकाल को आप जानते हैं कि आदिकालीन साहित्य कुल 6 भागों में बंटता है, 6 रूपों में बंटता है। वो 6 रूपों में सबसे पहले जैसे अपभ्रंश साहित्य आता है, तो इस अपभ्रंश साहित्य की हम चर्चा करते हैं कि अपभ्रंश साहित्य क्या है। यहाँ से प्रश्न क्या आता है कि अपभ्रंश किसे कहते हैं, अपभ्रंश के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन सी हैं, अपभ्रंश कितना पुराना है, कहाँ तक चलता है, ये एक प्रश्न हमारे सामने आता है। अपभ्रंश साहित्य के बाद दूसरा जो साहित्य आता है वो कहलाता है सिद्ध साहित्य। और यहाँ सिद्ध साहित्य से जब हमारे पास प्रश्न पूछा जाता है तो सिद्ध साहित्य क्या है, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन सी हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तीसरा साहित्य हमारा नाथ साहित्य होता है। और नाथ साहित्य में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे, कई बार यहाँ से सवाल आ चुका है। तो नाथ पंथ क्या है, नाथ पंथ के प्रमुख कवि कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन सी हैं। चौथा जो हमारे सामने साहित्य आता है वो आता है जैन साहित्य। ये आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत ही आता है। जैन साहित्य क्या है, जैन के प्रमुख कवि कौन से थे, जैन की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, एक बड़ा सवाल। चूंकि अभी अभी आपने लिखा है कि आदिकाल के साहित्य कुल 6 रूपों में मिलते हैं, तो इसमें 2 बड़े सेक्शन हैं, यहाँ से भी सवाल मिलते हैं, 2 3 4 सवाल जरूर मिलते हैं। लेकिन फिर आप देखिए जो सबसे बड़ा सवाल का केंद्र माना जा सकता है वो माना जाता है रासो साहित्य। आप जानते हैं हिंदी में अगर कोई कुछ भी नहीं जानता, जो लड़का फ्रेशर होता है वो भी रासो साहित्य जरूर पढ़ा रहता है, क्योंकि रासो साहित्य हम लोग हाई स्कूल इंटर तक शुरू कर देते हैं पढ़ना। और दूसरा एक छठा जो भाग होता है, कह लीजिए कि उसको हम लोग कहते हैं लौकिक साहित्य। तो आदिकालीन साहित्य का लौकिक साहित्य ये हमारा एक कह लीजिए सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये आदिकाल हमने अगर 6 टॉपिक पढ़ लिए तो आदिकाल हमारा समाप्त। मैं इस पर आप लोगों को पूरी तरह से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। पहले से ही इसकी पीपीटी आपके पास होगी, मैं यहाँ से लेक्चर दूंगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिर चूंकि लिखाने जैसी व्यवस्था ऑनलाइन में होती नहीं है, तो इसलिए महत्वपूर्ण बातों को जब मैं बोलूँगा तो उसको आप अपने साथ रख के कोई कॉपी, कोई नोट्स, आप उसको नोट भी करिएगा। आप अपने जो प्रश्न होंगे उनको आप हमको बताते भी रहिएगा। इस तरह की हमारी एक प्लानिंग है। अगला दूसरा, ये आज इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहें तो जो भी कर लेंगे जब भी करना होगा। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसको मिटाते हुए थोड़ी दूसरी बात करेंगे हम। दूसरा जैसे ये समाप्त हुआ तो फिर हम अगले बिंदु पर आ जाएंगे। और अगला आदिकाल के बाद जो दूसरा कालखंड होता है, इस दूसरे कालखंड को हम लोग भक्ति काल के नाम से जानते हैं। और ये जो भक्ति काल है इसकी जो काव्य धाराएं हैं, जैसे आप देखते हैं कि भक्ति काल की 2 काव्य धाराएं हैं, एक निर्गुण काव्य धारा है और दूसरी सगुण काव्य धारा है। तो निर्गुण और सगुण काव्य धारा में, निर्गुण में आपने फिर देखा कि 2 काव्य धाराएं अलग होती हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरे को हम बोलते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण भक्ति धारा में 2 भी काव्य धाराएं हो जाती, एक रामाश्रयी शाखा
और दूसरी कृष्णाश्रयी शाखा। तो ये चारों का अध्ययन हम करेंगे तो हमारा पूरा भक्ति काल समाप्त हो जाएगा। हाँ, भक्ति काल में आप देखिएगा दो चीजें अलग से पढ़नी होंगी। एक संप्रदाय निरपेक्ष कवि। कवियों का एक वर्ग ऐसा भी आता है जो संप्रदाय निरपेक्ष है, जिसमें ये सब तो सांप्रदायिक हैं, लेकिन यहाँ बाकी सांप्रदायिक जो नहीं है वो संप्रदाय निरपेक्ष कहेंगे, जिसमें जैसे मीरा, रहीम, रसखान आदि का नाम हम लोग लेते हैं। मीरा, रहीम, रसखान आदि का नाम जो हम लोग पढ़ेंगे ये संप्रदाय निरपेक्ष कवियों में आएंगे। तो यहाँ से पढ़ने के बाद हमारा भक्ति काल समाप्त होगा। फिर इसके अगले पड़ाव पर हम जब आएंगे तो हमारा अगला पड़ाव क्या होगा? अगला पड़ाव हमारा होगा रीति काल पर। और रीति काल की आप जानते हैं कि 3 काव्य धाराएं होती हैं, जिसमें हम लोग रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त ये काव्यधारा पढ़ते हैं। तीनों काव्यधाराएं यहां पढ़ने के बाद यहां समाप्त होता है। फिर हम आधुनिक काल की चर्चा करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। गद्य काल, शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। हालांकि इसमें गद्य एवं पद्य दोनों लिखे गए। यहाँ पर गद्य और पद्य दोनों का प्रचार लंबे समय तक रहा, तो दोनों काव्यधाराएं हम पढ़ेंगे। आधुनिक तो जो हमारा आधुनिक काल है, इसको हम लोग गद्य पद्य में जब दोनों पढ़ेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक सेक्शन हमारा पूर्व भारतेंदु युग होगा, दूसरा हमारा भारतेंदु युग होगा, फिर तीसरा हमारा द्विवेदी युग होगा, फिर चौथा हमारा छायावाद होगा, फिर हमारा प्रगतिवाद होगा, फिर हमारा प्रयोगवाद होगा, फिर इसी में हम नई कविता पढ़ेंगे। नई कविता, नई कविता और नवगीत पढ़ेंगे। तो ये हमारा गद्य का सेक्शन हुआ, पद्य का सेक्शन हुआ। लेकिन इसी में हम अगर बात करेंगे भारतेंदु और द्विवेदी युग के बाद, तो इसे हम लोग शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के नाम से पढ़ेंगे, जहां हमको गद्य साहित्य मिल जाएगा। युग, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग, यहां गद्य। फिर आधुनिक गद्य की प्रमुख विधाएं, गद्य की विधाएं। तो जो गद्य विधाएं हमारे सामने आएंगी, 16 गद्य विधाएं, जिसमें 5 प्रमुख विधाएं और बाकी गौड़ विधाएं, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरह हिंदी साहित्य का हमारा इतिहास समाप्त होगा। और मित्रों, अगली बात जो हमारी होगी वो इस बात पर होगी कि गद्य विधाओं के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, काल विभाजन, नामकरण के बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल का अध्ययन समाप्त करने के बाद हिंदी साहित्य में यानी हिंदी के पेपर में बचता है हमारे पास हिंदी का व्याकरण। यानी हिंदी व्याकरण में बहुत बड़ा सेक्शन है, आप अच्छे से जानते हैं। हिंदी व्याकरण का सेक्शन जो बहुत बड़ा है, जिसमें वर्णमाला से लेकर के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, अशुद्धि, शुद्धि, वाक्य संशोधन, और उसके बाद रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, कारक आदि आदि बहुत बड़ा सेक्शन है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो हिंदी व्याकरण के अध्ययन के बाद दूसरा हमारा आएगा संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत व्याकरण। देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हिंदी के पेपर में संस्कृत की जरूरत, यस, अनिवार्य संस्कृत की जरूरत पड़ती है, जिसमें संस्कृत का साहित्य भी पढ़ना है। और केवल यहाँ चूंकि 7 कवियों का परिचय करना है, तो हम 7 कवियों के बारे में ही पढ़ेंगे।
संस्कृत साहित्य का विश्लेषण नहीं करेंगे, बड़ा अध्ययन नहीं करेंगे, क्योंकि जो पाठ्यक्रम में है वहीं से प्रश्न आते हैं। फिर संस्कृत व्याकरण, जब हिंदी व्याकरण का काम हो गया तो फिर संस्कृत व्याकरण की क्यों आवश्यकता है? यस, आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में शब्द रूप, धातु रूप या आप लकार वगैरह नहीं रहता, जबकि संस्कृत के व्याकरण में वो सारी चीजें भी हमें पढ़नी पड़ती हैं। वाच्य परिवर्तन वगैरह पढ़ना पड़ता है, अनुवाद पढ़ना पड़ता है। इसके लिए हम लोग संस्कृत का व्याकरण पढ़ेंगे। फिर विद्यार्थियों, जब संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण निपटा, तो हिंदी के पेपर में एक तीसरी बात जो होती है वो भाषा विज्ञान से प्रश्न आता है। और भाषा विज्ञान के साथ एक अलग जो दूसरा टॉपिक होता है उसको हम लोग कहते हैं काव्य शास्त्र। तो अब जब इतना बड़ा पाठ्यक्रम हम लोग पढ़ते हैं तब जाकर के हिंदी से टीजीटी पीजीटी देने के लिए हम सक्षम हो पाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो काव्य शास्त्र और भाषा विज्ञान है, टीजीटी पीजीटी में बेसिक अंतर यहीं से आता है। हालांकि टीजीटी में, पीजीटी में संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण लगभग बराबर रहता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता लेवल में। लेकिन यही भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र एक ऐसा विषय है जहां पर पहुंच करके पीजीटी टीजीटी या हायर एजुकेशन में जो उच्च शिक्षा में पेपर होता है उसमें फर्क यहीं से बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के इस एक पाठ्यक्रम को हम लोगों को भी पढ़ना है, अच्छे से ही पढ़ना है। लेकिन टीजीटी का जब सिलेबस होता है, यानी टीजीटी देना होता है, तो हम थोड़ा हल्का पढ़ लेते हैं। बट हम अब यहाँ से इस चीज़ के लिए नहीं करेंगे कि एक बार हम पढ़ें टीजीटी के लिए फिर एक बार हम पढ़ें पीजीटी के लिए। अमूमन जो विद्यार्थी टीजीटी की तैयारी करते हैं वो पीजीटी के लिए भी एलिजिबल होते हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अगर हायर एजुकेशन नहीं भी दे रहे होते हैं तो उनके साथ ये है कि वो नेट और जेआरएफ का एग्जाम दे रहे होते हैं, वहाँ भी ये बड़ा उपयोगी रहता है। और नेट जेआरएफ होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसका भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र बहुत अच्छा है, ये उसका तो लगभग बराबर ही रहता है, वो लड़का जरूर नेट जेआरएफ करता है। तो कहने का मतलब है कि इसी पाठ्यक्रम को लेकर के हम लोग चलेंगे। और चूंकि आज से हमारी कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं तो हम लोगों ने व्याकरण से शुरुआत कर दी है। अब साहित्य की कक्षाएं भी आप लोगों को दिवाली के बाद मिलने लगेंगी। तो अभी आपको टीजीटी के लिए एक वीडियो व्याकरण का मिलता रहेगा और दिवाली के तुरंत बाद आपको साहित्य की शुरुआत हो जाएगी। साहित्य का भी एक वीडियो लगातार मिलेगा, डेली मिलेगा। साहित्य में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन, काल विभाजन और नामकरण की समस्या को लेकर ही उतरेंगे। इसी के साथ हम लोग एक दूसरे को, चूंकि पाठ्यक्रम परिचय के लिए उतरे थे, तो हमारी मुलाकात फिर आपकी कक्षा में होगी। जय हिंद।